डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपको हमने लेक्चर नंबर 1-2 पढ़ा दिया पहले। आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में जो आपकी हेडिंग है या टॉपिक है द ब्रीथिंग मैकेनिज़्म। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स हैं मैकेनिज़्म और ब्रीथिंग, ये आपको इसका मतलब आना चाहिए, फिर आपको समझ आएगी कि मैकेनिज़्म क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस कि किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक इंस्पायरेशन है और एक एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना, और एक्सहेलेशन का मतलब है या एक्सपायरेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देयर आर, अगर आप देखें आपके चेस्ट के ऊपर 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद हैं। रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। डायग्राम में मैंने बनाने की कोशिश की है, ज़रा इसको आप देखें। दीज आर द रिब्स। रिब्स के ऊपर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। उन मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। इनहेलेशन के दौरान जब आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, पहला प्रोसेस क्या होगा? नंबर 1, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो प्रोसेस होगा, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में आपकी रिब्स में उभार पैदा होता है। रिब्स रेस्ड। फिर सुन लें, इंस्पायरेशन के दौरान जो सबसे पहला प्रोसेस होगा, आपकी रिब्स मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और उनमें एक उभार पैदा होता है, रेज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा, डायाफ्राम, जो कि एक शीट है जो कि आपके लंग्स के नीचे मौजूद है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। नंबर 2, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लोअर नीचे की तरफ जाएगा। फिर सुन लें दो इम्पोर्टेंट जिसमें मेन चीज़ें अगर आप याद रखें। पहली ये है कि इंस्पायरेशन के दौरान रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो रेज हो के ऊपर उठती हैं। उसी दौरान आपका डायाफ्राम, जो कि लंग्स के नीचे एक मसल शीट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और नीचे की तरफ लोअर्ड हो जाती है। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे, अगर आप डायग्राम में देखें, रिब्स आपके ऊपर की तरफ उठेंगी और आपका डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तो इस दौरान आपके चेस्ट के अंदर एरिया ज़्यादा हो जाता है और हवा तेज़ी के साथ बाहर से आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है। क्योंकि प्रेशर जब कम होगा, आपके लंग्स में एयर का प्रेशर कम है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एंटर इन आवर लंग्स। याद रखें, ऑक्सीजन ही नहीं होती इस प्रोसेस के अंदर, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सारी गैसेस होती हैं। ये सारी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होंगी। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर खून में शामिल होंगी। खून में शामिल होने के बाद आपकी हर एक सेल तक पहुंचेंगी। उसके बाद हर सेल के अंदर प्रोसेस होगा, तोड़ फोड़ होगी। उसके बाद दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो दोबारा वापस खून में शामिल होगी। खून में शामिल होने के बाद वो दोबारा लंग्स में आएगी। लंग्स में आके फिर दोबारा वो आउटसाइड द एयर चली जाती है। एक्सपायरेशन इसका उलट प्रोसेस है। इसमें ये है कि जैसे आपने देखा कि इंस्पायरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपायरेशन में मसल्स रिलैक्स करेंगे और डायाफ्राम भी क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। कि दोनों रिलैक्स करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनेगा। लंग्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो हवा तेज़ी से बाहर निकल जाती है और ये प्रोसेस लाइफ टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपकी लाइफ है। उसके अलावा सांस लेने के अमल को अगर आप देखें तो ये
ये आपके अपने बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि सांस को रोक लिया जाए तो कुछ सेकंड तक तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। उसके बाद आमतौर पे जो आप हम रेस्ट हालत में बैठे होते हैं या सुकून कर रहे होते हैं या लेटे होते हैं, हमारे जो सांस की स्पीड है या रफ्तार है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट है। यानी अगर आप 1 मिनट अपनी घड़ी पे देखें और ब्रीथिंग रेट को आप काउंट करें तो आपको जो काउंटिंग में नंबर आएगा वो 16 से 20 आएगा। इसका मतलब है रेस्ट हालत में आप 16 से 20 दफ़ा टाइम सांस लेते हैं। इसके बाद अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड मकदार ज़्यादा होती है तो आपके खून में कार्बन ज़्यादा होने से ये होगा कि ये मैसेज फ़ौरन जाएगा आपके ब्रेन की तरफ। ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। जब ब्रेन के पास मैसेज आएगा उसने फ़ौरन ये मैसेज रिब मसल को भेजना है। रिब मसल तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिससे क्या होगा, सांस की स्पीड तेज़ हो जाती है। अगर स्पीड ज़्यादा ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर एकमुलेट होगी, दैट विल बी डेंजरस। तो उससे ये होगा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रही है वो फ़ौरन बाहर निकलेगी। इस तरह आपकी लाइफ बच जाती है। इसलिए हार्ड एक्सरसाइज करने से पहले आप ये देखें कि कितना चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज अपनी बॉडी से ज़्यादा कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी डेंजरस, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक आप लोगों को पता है जो कि जानलेवा है। इसीलिए एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करें, अगर आप पहले दिन करते हैं तो थोड़ी 5 मिनट करें, फिर उसके बाद 10 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बढ़ाते जाएं और उसकी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज करने के लिए एक तो सुबह का टाइम आप चूज़ करें या ठंडा टाइम चूज़ करें ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा हीट अप ना हो। उसके अलावा अगर आप देखें जो गैसेस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ऑक्सीजन, आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, 21% मौजूद है। तो जब आप इनहेल करते हैं 21% एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, लेकिन वापसी पे जो अब एक्सहेल करेंगे देयर विल बी 16% ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उतनी वापस नहीं आती, 16% होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार देखें, आपकी एयर के अंदर 0.04% है, बहुत कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर क्वांटिटी या मकदार होगी तो वो पोल्यूशन के तौर पे कंसिडर की जाती है। तो अब जब आप इनहेल करेंगे देयर विल बी 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग इनहेलिंग। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 4% होती है। इसका मतलब है आपकी बॉडी से जब गैसेज रिलीज़ हो रही हैं सांस के ज़रिए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ 4%, जो कि एंटर हुई थी कितनी थी 0.04%, एक्सहेल किया तो 4%। उसके बाद नाइट्रोजन की मकदार अगर आप देखें, नाइट्रोजन आल्सो प्रेजेंट इन एयर 79%। तो अगर आप कंपोजिशन देखें एयर की तो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है वो नाइट्रोजन की है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाएगी तो फिर उसका क्या यूज़ है। देयर इज़ नो यूज़। नाइट्रोजन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाती है वैसे ही वापस आ जाती है और उसका कोई यूज़ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। नाइट्रोजन इज जस्ट अंदर बॉडी के जाएगी और फिर वैसे ही वापस आ जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर वो भी हमारे एयर में मौजूद है, वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स वेरिएबल, मतलब कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, किसी टाइम ज़्यादा चले जाते हैं वेपर्स हमारी बॉडी में, किसी टाइम कम चले जाते हैं। इसके बाद जब वो वापस हो के आएंगे वाटर वेपर्स तो सेचूरेटेड होंगे। सेचूरेट का ये मतलब है उनमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उनमें पानी की मकदार कम होगी, दे विल सेचूरेट। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल अगर आप देखें
अब क्योंकि मुल्तान के इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पे डस्ट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी आपकी सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो अंदर जाते हैं, उसके बाद वापसी कुछ भी नहीं आता, वैसे के वैसे सांस के साथ वो जो आपने इनहेल किया डस्ट पार्टिकल वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद गले के ज़रिए वो आपके स्टमक में चले जाते हैं, उसके बाद बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अगर ये ज़रात आपके सांस की नाली में चले जाएं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी, फिर आपके गले में खराश होगी, इवन के लंग्स में जाके फिर वो आपको परेशानी भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, अल्लाह ताला ने बनाया है कि जब आप वो डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे तो उसको रिपेल करके बाहर निकाल दिया जाता है और आप उससे बच जाते हैं। टेम्परेचर अगर आप देखें तो एयर टेम्परेचर हमारा डिफरेंट होता है हमारी बॉडी से। बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन 37 डिग्रीज़, तो 37 डिग्री हमेशा यही रहेगा। अगर आपको बुखार होगा तो ये टेम्परेचर 37 से अबव चला जाता है, इट्स मीन कि आपको बुखार है। लेकिन आम हालात में टेम्परेचर जो एयर का है वो इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होगा। वेरिएबल मीन अभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 42 या 43 है, कभी ये 35 पे आ जाता है, कभी 33 पे आ जाता है, दैट इज़ वेरिएबल, कोई फिक्स नहीं है। तो उसके बाद जब बाहर आएगी वो हवा, उसका टेम्परेचर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आपका, द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके अंदर दो चीज़ें जो बेस्ट इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको रीडिंग करके भी बता देता हूँ। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, द फिज़िकल मूवमेंट associated with the gaseous exchange are called breathing. There are two phases of breathing, that is inhalation and exhalation. अच्छा, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एक ही बात है। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ इंस्पायरेशन और व्हाट इज़ इनहेलेशन तो आपने एक ही आंसर देना है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, उस पर आप फोकस कर लें तो आपको ये पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। और वो दो चीज़ें मैं आपको दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड आर रेज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रेज्ड होंगी रिब मसल्स एट द सेम टाइम। द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज़ लोअर्ड। जो थिन शीट है नीचे लंग्स के नीचे, वो नीचे की तरफ होगी। दीज मूवमेंट्स इंक्रीजेज एरिया ऑफ थोरैकिक कैविटी विच रिड्यूसेज द प्रेशर ऑन द लंग्स। इससे क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा। एज ए रिज़ल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो। तो प्रेशर जब कम होगा, याद रखें हवा और पानी दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनको स्पेस मिलती है वहाँ पे ये पहुँच जाती हैं। अब क्योंकि हवा को जगह मिली तो बाहर से तेज़ी के साथ अंदर आएगी और लंग्स में पहुँच जाएगी, बिकॉज स्पेस मिली है उसको। देयर फ्राम आउटसाइड रशेज इन टू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। रश का मतलब है बड़ी तेज़ी के साथ आना, तो वो हवा बहुत तेज़ी से आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। एक्सपायरेशन आफ्टर द गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। अब जो हवा बाहर आएगी वो इम्प्योर हवा कहलाती है, उसको एक्सहेल करना ज़रूरी है। रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब बैक टू द, अब उसका देखें उलट है, वहाँ पे था कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे रिलैक्स, ओरिजिनल पोजीशन। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स रेज्ड डोम शेप। तो डोम शेप रेज्ड होगी, इससे वहाँ पे स्पेस कम होगी। स्पेस कम होगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि बाहर प्रेशर कम होगा, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हवा तेज़ी से बाहर निकल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आम हालात में हम पहले भी आपको बताया मैंने, अब रीड कर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसे। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। तो ब्रेन ही आपकी बॉडी में मेन ऑर्गन है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर कभी आपके ब्रेन के अंदर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो तो वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। वो हिस्सा डैमेज होगा तो वो बॉडी पार्ट काम नहीं करते।
वो बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे तो इंसान फिर उसमें फालिज भी हो जाता है। अगर एक सेकंड के लिए भी आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो आप आम हालात में 16 से 20। उसके बाद अगर आप देखें रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ द मेन कंट्रोलर। जब उसको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है तो फ़ौरन रिब्स को मैसेज भेजा जाता है। रिब्स तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ कर देती हैं। इसके बाद अगर आप देखें, मैंने आपको जो नेक्स्ट पेज पे टेबल है वो भी मैंने आपको बताया, वो इम्पोर्टेंट है, वो करने हैं। एक और आपका शॉर्ट क्वेश्चन साइड पे दिया हुआ है कि ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री टू लार्ज एक्सटेंट। जो आपको ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप अपने ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कुछ थोड़ी देर के लिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना आपने। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दैट विल बी फाटल, जो कि जानलेवा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पानी में डुबकी लगाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम नीचे गहराई तक जाएं और सांस रोकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऊपर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बाहर नहीं आने पाएंगे, तो उनकी जान जा सकती है। ख़ास तौर पर नहाते हुए कोशिश करें कि आप गहरी डुबकी ना लगाएं। गहरी डुबकी लगाने से यह है कि फिर आपको पानी ऊपर नहीं आने देगा। उससे यह है कि आपकी लंग्स के अंदर पानी चला जाएगा। लंग्स में पानी चला गया तो फिर उस मुश्किल हो जाएगी, तो वेरी डेंजरस। इस तरह कुछ लोग ये करते हैं कि नहाते हुए एक दूसरे को पानी में गोते देते हैं, ये भी ख़तरनाक है। उससे भी पानी आपके लंग्स में चला जाता है, सांस रुक जाता है और बंदे की डेथ हो सकती है। तो ये ख़तरनाक है जी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। और नीचे वाले पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और सबसे जो आपकी बॉडी के अंदर मेन मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा तो सांस आप नहीं ले सकेंगे। सांस नहीं लेंगे तो फिर आप सारे आपके सिस्टम काम नहीं करेंगे। तो डायरी आपकी ये है पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है ये आपने ये भी करनी है। इसके ऊपर टेबल बना हुआ है, इस आपने जो रफ प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 8 पे डायग्राम है और एक आपका वहाँ पे टेबल है। इन दोनों की आपने आरपी करनी है। लर्न आपने पेज 7 8 दोनों करनी है और आरपी करनी है पेज नंबर 8 पे जो डायग्राम है और टेबल। तो मैं डायरी लिख भी रहा हूँ, मैंने बता भी दिया, दोबारा इसको आप अच्छी तरह सुन लें। पेज नंबर 7 8 आपने लर्न करना है और पेज नंबर 8 पे डायग्राम और टेबल की आरपी करनी है। तो पेज 7 तो ये आपकी डायरी है जी। पेज नंबर अगर आप इसमें देखें, फिर मैं बता रहा हूँ कि अच्छी तरह करें। 7 8 पेज लर्न करना है, आरपी आपने करनी है डायग्राम की और नीचे जो टेबल है इसको लर्न करना है। और दूसरा अपना ख्याल रखें, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अब जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं दे आर इंक्रीज अप टू 80,000। ओके, अल्लाह हाफिज़।